हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीमर्स। आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक्ड है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस जो वीडियो में टॉपिक कवर किया था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहां पर हमारे फेजेस वाला पार्ट थोड़ा सा बच गया था। हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिटेल्ड फॉर्म तो देख लिया था फेजेस का, बट मैंने आपसे कहा था इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देता है एनसीईआरटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमें देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर मैं आपको वो ग्राफ शो करूं जो एनसीईआरटी ने दिया है तो वो कुछ ऐसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे कुछ इवेंट्स बताए हुए हैं और आपके एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है उस पर डेज काउंट दिया हुआ है। किस दिन पर क्या होगा, कौन से इवेंट चल रहा है, कैसे फंक्शन हो रहा है, वो एक पूरे टेबल में आपको दिखाया हुआ है। ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। एज यू कैन सी ओवेरियन इवेंट्स, ओवरीज में क्या क्या हो रहा था, यूट्राइन इवेंट जब ये सब चल रहा था तो यूट्रस में क्या हो रहा था, देन ओवेरियन हार्मोन किस तरीके से काम कर रहे थे, एज वेल एज पिट्यूटरी हार्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे थे, वो सारा रिप्रेजेंटेशन एक कंबाइंड फॉर्म में इस चार्ट में दिखाया है। हम जो इस चार्ट को पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वे होगा। हम हर एक इवेंट को, हर एक फेज को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे और एंड में उसको कॉम्बिनेशन बनाकर एक कंबाइंड फॉर्म में, जो कि ये टेबल डिनोट करता है, वैसे रिवाइज कर लेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज पढ़े थे। मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और जो हमने इन दोनों के बीच में पढ़ा था दैट इज ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन। इन चारों फेज में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूट्राइन इवेंट्स के बारे में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी, जब ये सारे फेजेस हो रहे होंगे, उस वक्त यूट्राइन इवेंट्स कैसे होते हैं, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले देखो मेंस्ट्रुअल फेज की बात करते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो एनसीईआरटी लिखती है कि 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन रहता है। तो फर्स्ट डे से 5th डे तक क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग हुई तो उस वक्त यूट्रस में क्या हो रहा था, यूट्रस में हो रहा था ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये पूरी क्या है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ये ग्राफ एंडोमेट्रियम को शो कर रहा है, यूट्रस के अंदर किस तरह से एंडोमेट्रियम में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब मेंस्ट्रुएशन हुआ तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था। तो उसके टूटने की वजह से क्या हुई, ब्लीडिंग हुई। 1 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई, मेंस्ट्रुएशन फेज चला। जब मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म हुआ तो उसके बाद अगला फेज आया फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जब आया तब क्या हुआ, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम टूटी थी अब वो रीजनरेट होना शुरू हो गई, वापस से डेवलप होना शुरू हो गई और धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, होती जा रही है, ग्रोथ उसमें होती जा रही है। और हमें पता है एंडोमेट्रियम के ग्रो करने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि आगे चल के उसे इम्प्लांटेशन कराना होता है। सो फॉलिकुलर फेज में आप देख सकते हो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है। यू कैन कंसीडर कि 7th से 13th डे तक क्या रहता है, फॉलिकुलर फेज रहता है और उसके बाद 14th डे को क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओव्यूलेटरी फेज आ जाता है। 14 से 16 डे अप्रोक्सीमेटली ओव्यूलेटरी फेज के लिए कंसीडर किया जाता है, किसी भी एक दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। सो तब भी आप देख सकते हैं कि ओव्यूलेटरी फेज में भी एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट फेज आता है ल्यूटियल फेज, उसमें क्या होगा, और ज्यादा एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होगा। 17 से 29th डे तक आपका क्या रहता है, ल्यूटियल फेज रहता है, सिक्रेटरी फेज रहता है और इसमें एंडोमेट्रियम और ज्यादा ग्रो करता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंडोमेट्रियम का मेंटेन रहेगा ताकि वो इम्प्लांटेशन करा सके। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी, मतलब फिर से एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन का फेज आएगा और फिर ये सारे इवेंट्स चलते रहेंगे। सो ये तो हमने देख लिया यूट्रस में, कि हमने भाई यूट्रस की बात कर ली, यूट्रस में क्या क्या चल रहा था। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरीज के बारे में
कि ओवरी में क्या चल रहा था, उसके हार्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे थे और ओवरी में कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे। ओवेरियन हार्मोन लेवल्स की, जो ओवरीज के हार्मोन है वो इन चारों फेजेस में किस तरह से चेंजेस को शो करते हैं। ओवरीज के दो हार्मोन्स की हम बात करते हैं, दो तरीके के हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो दोनों के लेवल को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, एक 3 से 5 दिन तक का होता है, मतलब मैक्सिमम मान लो 5 दिन का होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का ही लेवल क्या है, कम है, दोनों ही अभी डाउन लेवल पर है, दोनों ही कम है। जैसे ही फॉलिकुलर फेज आएगा तो प्रोजेस्टेरॉन तो अभी भी कम है और एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मींस फॉलिकुलर फेज में जो हार्मोन काम में आता है ओवरी का वो है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन तो अभी भी बिलो लेवल है, अपने नॉर्मल लेवल पे है, वो राइज नहीं हुआ। बट फॉलिकुलर फेज आते ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि एस्ट्रोजन को फॉलिकल्स बनाने में मदद करनी है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराना है, इसलिए उसका लेवल बढ़ गया। सो फॉलिकुलर लेवल में एस्ट्रोजन बढ़ा, ओव्यूलेशन के टाइम तक एस्ट्रोजन ज्यादा था, ओव्यूलेशन हुई, प्रोजेस्टेरॉन अभी भी कम है, एस्ट्रोजन ज्यादा है। अब ओवम रिलीज हो चुका है, उसके बाद आप देखोगे ल्यूटियल फेज आता है। तो ल्यूटियल फेज में हमने डिस्कस किया था कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, अभी हम देखेंगे जब हम ओवेरियन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने पर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। सो ऑब्वियस है प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। जैसे ही ल्यूटियल फेज आया प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ गया और एस्ट्रोजन का अमाउंट डाउन हो गया, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में अब जरूरत किसकी है, प्रोजेस्टेरॉन की है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा ल्यूटियल फेज में, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ नेक्स्ट साइकिल आएगा सो वापस से दोनों का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि दोबारा इन्हें मेंस्ट्रुएशन फेज में जाना है। देखो एक बार समराइज करते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम थे। फॉलिकुलर फेज आया, प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन अभी भी ज्यादा है। ओव्यूलेटरी फेज में भी प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन ज्यादा है। ल्यूटियल फेज आते ही रिवर्स हो गई सिचुएशन, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गया, एस्ट्रोजन कम हो गया। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस टाइम पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन भी कम हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, वापस से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता तो ये कंडीशन मेंटेन्ड रहती, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहता ताकि वो एंडोमेट्रियम को डेवलप करा के रखे, उसको मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ओवेरियन इवेंट्स को। अब देखो ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या क्या हो रहा था, जब हमने उन सारे हार्मोन्स का डिस्कशन किया तो वो हार्मोन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे, जो इवेंट्स ओवरी में चल रहे थे। हम जितना भी पढ़ रहे हैं सारा इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, लास्ट में कंबाइन करेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो देखो ओवरी में क्या हो रहा था, जब मेंस्ट्रुएशन फेज था तो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, डेवलपिंग फॉलिकल बताया है एनसीईआरटी ने, मैच्योरिंग फॉलिकल बताया है। हम सीधा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के फॉर्म में बात करेंगे, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम है, रेलिवेंट और ज्यादा अच्छा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेंस्ट्रुएशन फेज जब हो रहा था उस टाइम पर जब ब्लीडिंग हो रही थी तो सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल्स थे। जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज की तरफ प्रोसीड किया, जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज की तरफ बढ़े, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया ओवरीज में। फॉलिकुलर फेज में और आगे गए टर्शियरी फॉलिकल बन गया, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल चेंज हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, जब ओव्यूलेटरी फेज आया ऑन 14th डे ऑफ द साइकिल ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और इससे क्या रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, एग रिलीज हो गया। प्राइमरी था, प्राइमरी से डेवलप होकर सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से डेवलप होकर टर्शियरी बना, टर्शियरी से डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल बना, और फाइनली ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और क्या रिलीज कर दिया इसने, ओवम रिलीज कर दिया। फॉलिकुलर फेज में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। सो अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो ये तो इसका ओवम निकल गया, ये जो इसका बचा हुआ पार्ट था ये पार्ट बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, यू कैन से रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम और डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम।
तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। यही इवेंट्स हमें ओवरीज में देखने होते हैं जब हार्मोनल लेवल में चेंजेस चल रहे थे, यूट्रस में कुछ और चेंजेस चल रहे थे उस वक्त, और ओवरीज में ये सारे चेंजेस हो रहे थे। अब हमें डिस्कस करना है कि इस टाइम पर इन चारों फेजेस में पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या रोल था। पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम करते हैं। एक एफएसएच जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरा एलएच जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स में काम करेगा। तो देखो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो दोनों अपने नॉर्मल लेवल पे होंगे, एफएसएच भी और एलएच भी। जैसे ही फॉलिकुलर फेज आएगा, एफएसएच दोनों का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज आएगा, जैसे ही ओव्यूलेशन वाले दिन पर पहुंचेंगे, एलएच और एफएसएच अपनी पीक अटेन कर लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल में, हाई अमाउंट में ये सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। एलएच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। एलएच सर्ज कराता है, जैसे ही एलएच सर्ज होता है, एलएच अपना पीक अटेन करता है, वैसे ही ग्राफेन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर होता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। देन अगेन ओव्यूलेशन के बाद जब ल्यूटियल फेज आएगा तो दोनों बैक टू देयर नॉर्मल लेवल्स, वापस से डाउन हो जाएंगे, नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाएंगे। तो इतना सा ही रोल होता है पिट्यूटरी हार्मोन का। हमने चारों फेजेस देख लिए, उनमें होने वाले चारों इवेंट्स देख लिए। अब हम एक बार वापस आते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम पर। ये जो डायग्राम में हमने अलग अलग करके पढ़ा था, आप इसको कंबाइन कर दो और सारे इवेंट्स को रिलेट कर दो। यूट्राइन इवेंट जब हो रहा था, साइमल्टेनियसली ओवरी में कोई और इवेंट चल रहा था। ओवरियन हॉर्मोन्स जो थे उनके लेवल में चेंजेस आ रहे थे, एज वेल एज पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के लेवल में चेंजेस आ रहे थे। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक साथ सारा प्रोसीजर चल रहा था, विच इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा साइक्लिक इवेंट इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव फेजेस को, और ये हमारा एक्सटेंड होता है बिटवीन मिनार्क एंड मेनोपॉज। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। सो अब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं विद फेजेस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको समझ में आया है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।